दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जब भी कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है या फिर कोई ऐसा रिसेशन आता है जो कि पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारी क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम कैसे इस टफ सिचुएशन को भी सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक साइकिल को देखेंगे तो हर एक कुछ इंटरवल में ऐसे इकोनॉमिक रिसेशन आते ही रहते हैं और बहुत सारी कंपनी जैसी होती है जो इस इकोनॉमिक रिसेशन को सर्वाइव कर लेते हैं, इनफैक्ट काफ़ी वो ग्रो भी कर पाते हैं। और बहुत सारी कंपनी जैसी होती है जो ऐसे टफ सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वो बंद हो जाती है। तो इस वीडियो में हम ऐसी 5 स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिसका यूज़ करके आप ऐसे टफ सिचुएशन में ना केवल अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सकते हैं बल्कि आप काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसा रिसेशन आता है तो किसी भी कंपनी का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि कॉस्ट कटिंग शुरू कर देना। वो दुनिया भर की मीटिंग अरेंज करना शुरू कर देती है, प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कि कैसे कॉस्ट कटिंग को किया जाए। बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ करना शुरू कर देती है, वो अपने मार्केटिंग एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं। अगर कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान है उसे भी वो होल्ड पे कर देते हैं। लेकिन अगर आप पिछले 40 साल के इतिहास को देखेंगे तो ये देखा गया है कि जो कंपनी जैसे इकोनॉमिक रिसेशन में अपना मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है तो ऐसे कंपनीज काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती है ऐसे इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पर भी। आपको सिर्फ अपना मार्केटिंग एक्सपेंडिचर ही नहीं बढ़ाना है बल्कि आपको ये भी देखना है कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को और भी अपीलिंग बना सकते हैं और ऐसे कौन से मार्केट सेगमेंट है जो कि नेग्लेक्टेड थे या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो कि अभी भी अनटच्ड है, उसको आप कैटर कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी कोई रिसेशन आता है तो कंपनी जब अपना मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कम कर देती है, वो कस्टमर के साथ अपना कांटेक्ट जो है वो कम कर देती है और इसका ही फ़ायदा आप उठाकर आप अपने कस्टमर के साथ अपना रीच बढ़ा सकते हैं, कस्टमर इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोपोजिशन को अच्छे से रख सकते हैं और ये सब यूज करके आप अपने कंपनीज़ को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर सकते हैं ऐसे इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पर भी। हम 2 ऐसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, 2 ऐसे कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 2009 के इकोनॉमिक रिसेशन में अपना मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया और वो कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुई थी। जिसमें सबसे पहला है जनरल मिल्स। जनरल मिल्स ने 2009 के इकोनॉमिक रिसेशन में अपना मार्केटिंग एक्सपेंडिचर 16% से बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू 8% से बढ़ गई और उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4% से बढ़ गया था। दूसरी कंपनी है यूएस की सुपरमार्केट जायंट सेन्सबरी। सेन्सबरी ने एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया 2009 के इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम, फीड योर फैमिली फॉर अ फाइवर। इन शॉर्ट इस मार्केटिंग कैंपेन का ये मतलब था, वो अपने कस्टमर तक ये बात पहुंचाना चाहती थी कि आप अपने फैमिली को सिर्फ 5 पाउंड में फीड कर सकते हैं एक टाइम के लिए। और ये मार्केटिंग कैंपेन काफ़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी इस मार्केट कैंपेन को और इसकी वजह से कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू उस साल में मिला था और उसके बाद से ही 2009 के बाद से भी कंपनीज़ की रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये भी डिसीजन होता है कि इकोनॉमिक डाउन टर्न के समय आप अपना मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ा के अपने अनटच्ड मार्केट सेगमेंट को कैटर करके आप काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है गेट क्लोजर टू कस्टमर्स। नॉर्मली किसी भी इकोनॉमिक रिसेशन में आपके कस्टमर की ज़रूरतें बदल जाती हैं, उनका परचेजिंग पावर कम हो जाता है। इसलिए ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि वो क्या शॉपिंग करते हैं, कहाँ से शॉपिंग करते हैं, वो कितना स्पेंड करते हैं शॉपिंग पे। कोई भी इकोनॉमिक डाउनटर्न किसी भी मार्केटर के लिए अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने कस्टमर के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाए, स्पेशली अपने लॉयल कस्टमर के साथ जहाँ से आपका बहुत सारा रेवेन्यू आता है। आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि उनकी ब्रांड के साथ क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि किसी भी रिसेशन के साथ उनकी जो है परचेसिंग पावर कम हो जाती है, तो ब्रांड कैसे उनकी हेल्प कर सकती है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इटॉन के सीईओ एलेक्स कटलर ने कहा था कि अब ये समय आ चुका है कि बिजनेसेस को ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि आने वाला फ्यूचर पास्ट की तरह होगा और बिजनेसेस उसी तरह से रिएक्ट करेगी जब इकोनॉमिक रिसेशन ख़त्म हो जाएगा, इकोनॉमिक नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मली एक सर्वे में ये पाया गया, एक सर्वे किया गया था बूज एंड कंपनी द्वारा अमेरिका में 1000 फैमिली के ऊपर,
तो उसमें ये पाया गया था कि इकोनॉमिक रिसेशन के समय में उनकी जो है परचेसिंग हैबिट बदल गई थी, उनकी ज़रूरतें चेंज हो गई थी। उन्होंने अपने हॉबीज़ के ऊपर एक्सपेंडिचर करना कम कर दिया था, उन्होंने रेस्टोरेंट में जाना कम कर दिया, उसकी बजाय वो घर पर ही खाना खाना पसंद करते थे। 43% फैमिलीज ऐसी थी जिन्होंने घर पे खाना प्रेफर किया। 25% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने हॉबीज़ पे स्पेंड करना कम कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इन लोगों ने ये भी बोला था कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, इकोनॉमिक जो है ट्रैक पे आ जाएगी, उसके बाद भी वो अपने एक्सपेंडिचर को फिर से नहीं बढ़ाएंगे, वो इसी तरह से वो कंटिन्यू करेंगे ताकि वो अपना सेविंग कर सके और ऐसे सिचुएशन के लिए वो रेडी रह सके आने वाले समय में। एक रिटेल एनालिस्ट ने ये बोला था कि यूएस में मॉम्स जो थी, जो अपने फैमिली में हर मेंबर के लिए अलग अलग सोप्स लेती थी, वो अब सिर्फ एक बड़ा सोप लेके आती है पूरी फैमिली के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कंज्यूमर की नीड और वांट्स जो है वो चेंज होती है किसी भी रिसेशन में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने कस्टमर के जितना क्लोज जा सकते हैं जाए, उन्हें समझने की कोशिश करें कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं ब्रांड से, और उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। तीसरा है रिव्यू बजट एलोकेशन। आपको एक रेगुलर इंटरवल पर अपने बजट को रिव्यू करते रहना चाहिए कि बजट का एलोकेशन सही तरीके से हुआ है कि नहीं। यह सिर्फ तभी अप्लाई नहीं होता है कि जब कोई इकोनॉमिक रिसेशन आएगा तभी आप अपने बजट एलोकेशन का रिव्यू करेंगे, क्योंकि आपको इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना है कि आपका बजट सही, जो मार्केटिंग बजट है या फिर फ्यूचर प्लानिंग जो है वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो रही है नहीं, क्योंकि मार्केट डायनेमिक बहुत ही तेज़ी से चेंज होती है। अगर आप सिर्फ पिछले 5 साल की ही बात करेंगे तो इंटरनेट का पेनिट्रेशन, स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन इनफैक्ट रूरल एरियाज़ तक भी पहुंच गया है। तो आपको ये देखना है कि आप जो भी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो आप कन्वेंशनल तरीके से ही करना चाहते हैं या फिर आप शिफ्ट करना चाहते हैं जो कि नई ट्रेंड आई है। आप इंटरनेट का यूज़ करके, सोशल मीडिया का यूज़ करके क्या आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें कि कैसे आपका बजट ऑप्टिमाइज़ हो सकता है उसको, और कैसे आप इफ़ेक्टिवली आप अपने बजट को एलोकेट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। 2009 की इकोनॉमिक रिसेशन में ये देखा गया था ऑलमोस्ट 1,20,000 जो डेंटल प्रैक्टिशनर थे वो अफेक्ट हो गए थे, क्योंकि वो इम्यून नहीं थे ऐसे सिचुएशन के लिए। जब ऐसा रिसेशन आया तो लोगों ने अपना डेंटल वर्क जो था उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, लोगों ने अपने रेगुलर चेकअप्स भी पोस्टपोन कर दिए, और इसकी वजह से वहाँ के डेंटिस्ट काफ़ी अफेक्ट हुए थे। उनके पास कोई भी दूसरे रेवेन्यू का सोर्स नहीं था। उस समय डेंटल प्रैक्टिशनर भी मार्केटिंग फर्म की तरफ स्विच किया था। उन्होंने ऑनलाइन अपनी मार्केटिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने ईमेल मैसेजेस के द्वारा वो अपने कस्टमर तक पहुंच रहे थे। उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज देना शुरू कर दी थी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, घर पर जाके अपनी सर्विस देना। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने की जिसकी वजह से वो ट्रैक पर आ पाए थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपने बजट का एलोकेशन रिव्यू करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जहाँ पे आपको अपने एक्सपेंडिचर को कम करना है और कहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपका कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है तो आपको ये देखना है कि कौन सा आपका डीलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसे आपको इंसेंटिव देना है। अगर कोई डीलर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो अगर कुछ पॉसिबिलिटी है कॉस्ट कटिंग की तो आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। फोर्थ स्ट्रैटेजी है पुट फॉर द मोस्ट कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन। नॉर्मली ब्रांड्स क्या गलती कर देती है ऐसे इकोनॉमिक रिसेशन में, वो अपने प्रोडक्ट्स पे हेवी डिस्काउंट देना शुरू कर देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके ब्रांड इक्विटी और प्राइस इंटीग्रिटी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, इकोनॉमी अपने ट्रैक पे आ जाएगी, आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगी, तो उस समय भी कस्टमर का ये एक्सपेक्टेशन होगा कि आप उन्हें डिस्काउंट दें। क्योंकि अगर आप ऐसे टफ सिचुएशन में भी हेवी डिस्काउंट देके सर्वाइव कर पा रहे थे तो नॉर्मल सिचुएशन में भी आपको उन्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को ये लगता है कि आप पहले उन्हें ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। तो फिर आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसे टफ सिचुएशन में आपको अपने प्रोडक्ट का जो मोस्ट कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन है उसे अच्छे से अपने कस्टमर के सामने रखना है। जितना ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी है उसके वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए, और आपको अपने कस्टमर को कन्विंस करना है कि वो जो एक्स्ट्रा प्राइस पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, वो कैसे कॉम्पिटिटर से डिफरेंट है।
इन शॉर्ट आपको ये कोशिश करनी है, ये ट्राई करना है कि आप कैसे ये प्रूव कर सकते हैं जो कस्टमर का जो डिसीजन है, जो उसने डिसीजन लिया है आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने का, वो राइट है। उसी के माइंड में ये 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए कि उसने जो प्रोडक्ट लिया है उसे लेकर उसने कोई गलती कर दी है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है अपने प्रोडक्ट के वैल्यू प्रोपोजिशन पे। इससे आप अपने इकोनॉमिक रिसेशन में भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। आपका जो बिज़नेस जो है ग्रो करेगा, आपकी रेवेन्यू भी तेज़ी से बढ़ेगी। फिफ्थ स्ट्रैटेजी है फाइन ट्यून योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। मार्केटर्स को ये ध्यान देना है कि उनका सही प्रोडक्ट सही समय पे, सही टाइम पर, सही प्राइस पे बेचा जा रहा है। नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में आपको अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज करना है। आपको अपने, अगर आपके कंपनीज़ के अलग अलग ब्रांड है तो उस ब्रांड को अच्छे से डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ताकि कस्टमर वो जान पाए कि हर ब्रांड दूसरे से अलग है। और उसी तरह से आपको अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को भी कस्टमर के सामने रखना है। और कंपनीज़ को इस बात पे बहुत ही ज़्यादा फोकस और ध्यान देना चाहिए कि उनके ब्रांड की जो पोजीशनिंग है वो कस्टमर के सामने अच्छे से हो रही है नहीं। इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आरमानी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। आरमानी अपने सूट्स को 3 कैटेगरी में बेचती है, जिसे आप टायर 1, टायर 2 और टायर 3 बोल सकते हैं। टायर 1 में आरमानी जॉर्जियो आरमानी क्लोथ बेचती है, जिसे कि आप बोल सकते हो कस्टम मेड होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जिसे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में बेचा जाता है। टायर 2 में इम्पीरियो आरमानी आती है, जिसे कि आप बोल सकते हो मॉडर्न जनरेशन, यंगर जनरेशन के लिए बनाया गया है। ये काफ़ी स्टाइलिश होती है और थोड़ा अफोर्डेबल होती है। और टायर 3 में आरमानी के प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते होते हैं, जो कि नॉर्मली जिनके पास बजट कम होता है वो महंगी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो टायर 3 के प्रोडक्ट ले सकते हैं आरमानी के। तो आप देख सकते हैं कि आरमानी ने कितना क्लियरली अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट किया है, अपने ब्रांड को एक दूसरे प्रोडक्ट से, जिसकी वजह से ऐसे इकोनॉमिक रिसेशन में भी क्या होता है कि अगर कस्टमर के पास बजट कम है, अगर वो टायर 1 प्रोडक्ट पे नहीं जा सकते हैं तो टायर 3 के प्रोडक्ट एटलीस्ट खरीद सकते हैं। तो इस बात पे आपको बहुत ही फोकस करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऑफरिंग्स को डिफ्रेंशिएट करना है। आपके अलग अलग ब्रांड है उसे भी एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना है, ताकि कस्टमर को समझ में आए कि वो उन्हें क्या ख़रीदना है, किसके लिए कितना पे करना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पता चला होगा कि कैसे इस इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम में भी आप अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सकते हैं और उसे काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पे, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।